तो दोस्तों करीबन इंडिपेंडेंट के 75 साल के बाद अब भारत धीरे धीरे करके डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहा है। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो डिफेंस में सबसे क्रिटिकल क्षेत्र होता है एरोस्पेस सेक्टर, और भारत अब एरोस्पेस सेक्टर में भी अपने आप को काफी हद तक आत्मनिर्भर बना चुका है। चाहे वो तेजस जैसे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट हो या फिर ट्रेनिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के द्वारा बनाया हुआ ट्रेनर एयरक्राफ्ट हो। और दोस्तों अगर भविष्य को देखा जाए तो भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री के भविष्य काफी सुनहरा है, क्योंकि भारत भविष्य में अपने पूरा का पूरा बेड़े को इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों से भरना चाहता है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को भारत के उन 4 इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के बारे में बताऊंगा जो भविष्य में इंडियन एयरफोर्स के करीबन 80% क्षेत्र को अपने नाम करेगा। जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी हुए एक नए डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा, जहां पे बताया जा रहा है कि फिलीपीन द्वारा ब्रह्मोस खरीदने के बाद अब वियतनाम भारत से आकाश एनजी जैसे मिसाइलों को खरीदने में भी इंटरेस्टेड है। तो डिटेल में इन दोनों विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों भारत धीरे धीरे करके जिस तरीके से अपने एयरफोर्स को इंडिजिनाइज करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो जहां पे एक तरफ भारत के लिए एक सुनहरा भविष्य लेके आएगा, तो वहीं पे देश के इकोनॉमी को भी बूस्ट करने में काफी अधिक मददगार होगा। जबकि इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए जहां पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा तेजस मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के बाद मार्क 2 5th जनरेशन के AMCA और नेवी के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के बेस पे एयरफोर्स के लिए ORCA मतलब ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो वहीं पे एक बड़ा सवाल ये है कि कैसे भविष्य में ये चारों एयरक्राफ्ट मिलकर इंडियन एयरफोर्स के जरूरतों को पूरा कर सकेगा। और दोस्तों इस सवाल का जवाब 2021 में ही था। बेसिकली 2021 इंडिया के एरोस्पेस सेक्टर और एयरफोर्स के लिए काफी सुनहरा रहा, क्योंकि इसी साल भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री ने भी अपने 50 साल पूरा किया और एयरफोर्स की तरफ से भी अब तक के सबसे बड़े इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्टों के ऑर्डर भी प्लेस किया गया। ये ऑर्डर था 83 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों का। और दोस्तों ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 60 के दशक में खरीदा गया 175 HF-24 मरुत एयरक्राफ्टों के बाद अब तक के सबसे बड़े इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों का ऑर्डर था। इवन दोस्तों 2022 भी ऐसे ही इंडियन एयरफोर्स और एरोस्पेस सेक्टर के लिए सुनहरा रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा दुनिया में एरोस्पेस सेक्टर में एयरक्राफ्टों के प्राइस बढ़ते जा रहा है, फिलहाल ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कई दशकों तक और ये प्राइस घटने का संभावनाएं नहीं है। जबकि माना जा रहा है कि ये प्राइस और घटेगा नहीं, बल्कि आने वाले समय में 30 से 40% और बढ़ सकता है। इवन 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के प्राइस तो फिलहाल दुनिया में सबसे अधिक है। ऐसे में अगर भारत को अपने एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को बरकरार रखना है और अपनी इकोनॉमी को भी इससे रिस्क में नहीं लाना है, तो भारत का प्राइम फोकस अब इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट ही होगा। दोस्तों दुनिया में एयरक्राफ्टों के बढ़ते हुए कीमत अब एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स और इंडिजीनियस एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए सुनहरा बनते जा रहा है, क्योंकि भारत को जहां पे 750 से भी अधिक एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है, तो वहीं पे इतने संख्या में एयरक्राफ्ट विदेशों से खरीदना इकोनॉमी के ऊपर एक तरीके से असर डालने वाला होगा और एक तरीके से संभव भी नहीं है। ऐसे में एकमात्र उपाय है इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को तेज करना और इसके डेवलपमेंट में पहले के मुकाबले में अधिक तरजीह देना। दोस्तों ये जो 750 से भी अधिक एयरक्राफ्टों की आवश्यकता है, इसके ज्यादातर हिस्से मतलब करीबन 80% हिस्से माना जा रहा है कि इंडिजीनियस तेजस मार्क 1A, मार्क 2 ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और 5th जनरेशन के AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के द्वारा ही पूरा किया जाएगा। ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 123 तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों के ऑर्डर प्लेस किया जा चुका है, जिनमें 83 मार्क 1A का ऑर्डर तो पिछले साल ही दिया गया, जबकि बाकी के 40 मार्क 1 एयरक्राफ्टों के ऑर्डर पहले ही दिया गया था। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स करीबन 150 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस कर सकता है, जबकि इसके बाद वारी है AMCA मार्क 1 और मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों का। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के लिए कम से कम 250 के आसपास AMCA मार्क 1 और मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदा जा सकता है, जो करीबन अगले दशक से ही मिलना शुरू हो जाएगा। इवन दोस्तों इन एयरक्राफ्टों का आवश्यकता इसीलिए भी अधिक है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में जो जैगुआर, मिराज 2000, MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट है, इसे 2035 के बाद से एक एक करके रिटायर्ड किया जाएगा। और माना जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट AMCA मार्क 1 और तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों के द्वारा ही किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ 2040 आते आते इंडियन एयरफोर्स के बैच के सुखोई 30 MKI के भी एक बहुत बड़े हिस्से को रिप्लेस करना शुरू कर दिया जाएगा। इवन एक्सपर्टों का तो ये भी कहना है कि शायद साल 2040 तक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से 100 के आसपास पहले के वर्जन के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को भी रिप्लेस किया जाए और इस जगह को भरेगा AMCA मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट। इवन दोस्तों खाली इन एयरक्राफ्टों के रिटायरमेंट AMCA मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों के सुनहरे भविष्य नहीं बनेगा, बल्कि इस जगह को भरने के लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 80 से 100 ORCA मतलब ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्टों को खरीदा जा सकता है, जो कि नेवी के लिए बनाए जाने वाले ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के एयरफोर्स वर्जन है। और माना जा रहा है कि इस वजह से साल 2040 के बाद इंडियन एयरफोर्स में सिर्फ 20% ही फॉरेन एयरक्राफ्ट बचा रहेगा, जिनमें करीबन 2 स्क्वाड्रन राफेल एयरक्राफ्ट
प्रोडक्ट तो रहेगा ही और साथ में करीब करीब 6 से 7 स्क्वाड्रन MMRCA 2.0 टेंडर के तहत खरीदे जाने वाले एयरक्राफ्ट होगा। इवन दोस्तों एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि बड़े संख्या में जब इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट होगा और इन एयरक्राफ्टों को जब एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाएगा तब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने जो 42 स्क्वाड्रन के सपना है उसे भी पूरा किया जाएगा, जिस वजह से रिटायर्ड किए जाने वाले एयरक्राफ्टों के तुलना में अधिक मात्रा में एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया सकता है। इवन एक बार बड़े मात्रा में इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करना शुरू करने के साथ साथ एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट मार्केट में भी बड़े मात्रा में उतारा जाए और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होने के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट में भी इन एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में पसंद किया जाए। दोस्तों इंडिया के एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर चर्चा हो ही रहा है, तो चलिए अब जानते हैं कि डिफेंस एक्सपोर्ट के मार्केट में फिलीपीन के द्वारा भारत से खरीदे जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइलों के बाद भारत को अब कौन से और एक बड़े सेक्टर में सक्सेस मिला और कौन सा देश भारत से अब कौन सा नया हथियार खरीदने के लिए इंटरेस्ट हुआ है। तो दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि फिलीपीन के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने के डिसीजन लेने के बाद अब भारत को वियतनाम के साथ और एक बड़े डिफेंस डील करने का मौका मिल सकता है और ये डील संभावित आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेके हो। बेसिकली कुछ साल पहले वियतनामी एयरफोर्स के एक डेलीगेशन भारत के विजिट में आया था। इस डेलीगेशन के सामने आकाश मार्क 1 सरफेस टू एयर मिसाइल इंटरसेप्टरों को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। भारत इन मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को अपने फ्रेंडली कंट्रियों में एक्सपोर्ट करने को लेके इंटरेस्टेड है। DRDO के तरफ से इवन वियतनाम के साथ इन मिसाइलों के डील को करने को लेके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके भी सहमति भरा गया था ताकि इसे वियतनाम में ही लोकली प्रोड्यूस किया जा सके। पर दोस्तों उस दरमियान इस डील को मैटेरियलाइज करना पॉसिबल नहीं हो पाया। बेसिकली उसके बाद रिपोर्ट ये भी आया कि वियतनामी एयरफोर्स जहां पे अपने पुराने सोवियत जमाने के S-125 और S-75 जैसे मिसाइलों को रिप्लेस करने के लिए एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है, तो वहीं पे इस वजह से ही भारत के आकाश मार्क 1 मिसाइलों को परखा जा रहा था। पर आखिरकार आकाश मिसाइल के रेंज वियतनाम के एक्सपेक्टेड रेंज से कम होने के कारण वियतनाम की तरफ से इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। पर वियतनाम के द्वारा भारत के आकाश NG मतलब नेक्स्ट जनरेशन के आकाश मिसाइलों के डेवलपमेंट को बारीकी से मॉनिटर किया जा रहा था। इवन वियतनाम का यह भी मानना है कि यह असल में वियतनाम के द्वारा फिलहाल इंक्वायरी किए जाने वाले स्पाइडर SRMR जैसे मिसाइलों के तुलना में अधिक एडवांस है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आकाश मार्क 1 मिसाइलों से दूर होने के बाद वियतनाम अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इजराइल के सामने गया और इजराइल के स्पाइडर मिसाइलों को लेकर अपना इंटरेस्ट जताया, जो कि शॉर्ट रेंज के मिसाइल है। पर साथ ही साथ भारत के आकाश NG मिसाइलों के डेवलपमेंट ट्रायल को भी वियतनाम के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वियतनाम के पास सोवियत जमाने के S-300 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि वियतनाम अपने बेड़े को मॉडर्नाइज करने के लिए जो स्पाइडर मिसाइलों को परख रहा है वो असल में शॉर्ट रेंज के मिसाइल है। मतलब अगर वियतनाम के द्वारा स्पाइडर मिसाइलों को खरीदा भी जाता है तब भी वियतनाम के सामने एक मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइलों की आवश्यकता रहेगा। और एक्सपर्टों का मानना है कि वियतनाम जिस तरीके से आकाश मिसाइलों को लेके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है और जिस तरीके से आकाश NG मिसाइलों के डेवलपमेंट को वियतनाम के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है, इससे एक तरीके से अब लग रहा है कि वियतनाम अपने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आकाश NG मिसाइलों की तरफ आगे बढ़ सकता है। क्योंकि दोस्तों आकाश NG मिसाइल असल में DRDO की तरफ से डेवलप किए जाने वाले आकाश मिसाइल के एक अपग्रेडेड वर्जन है और इसका रेंज भी आकाश मार्क 1 मिसाइलों की तुलना में अधिक है। DRDO की तरफ से इस मिसाइल का डेवलपमेंट दुश्मन के अगेंस्ट में अपने सुरक्षित टारगेटों को सेफगार्ड करने के लिए किया गया है और ये एक साथ कई तरीके के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में समर्थ भी है और मल्टीपल टारगेटों को एक साथ एंगेज भी कर सकता है। बेसिकली आकाश NG मिसाइल के रेंज करीब करीब 60 किलोमीटर है और ये ध्वनि की रफ्तार से करीबन 2.5 गुना मतलब मार्क 2.5 के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।